हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मानचित्रावली के इस सेगमेंट में हम यूरोप महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। यदि यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीपों में से एक है। मतलब यदि सभी महाद्वीपों की बात करें कि सभी महाद्वीपों में सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। बात करें ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है, तो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। अर्थात यह एक ऐसा महाद्वीप है जो सर्वाधिक नगरीकृत है और मरुस्थल विहीन है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि जो तीन रेखाएं हैं महत्वपूर्ण, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, वो तीनों में से कोई भी इससे होकर नहीं गुजरती है। चौथी विशेषता की बात करें तो इसके दो देश ऐसे हैं जो यूरोप के अंतर्गत भी आते हैं और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भी आते हैं। एक आता है रशिया, रूस, ये वाला पार्ट, और एक आता है आपका तुर्की वाला पार्ट। ये दो देश ऐसे हैं जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत भी आते हैं और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भी आते हैं। अब हम यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत अध्ययन करने से पहले इसकी बाहरी संरचना को समझ लेते हैं कि आखिर यह किन किन महासागरों से, महाद्वीपों से लगा हुआ है या घिरा हुआ है, तथा इसके आसपास कौन से सागर हैं और कौन सी झीलें स्थित हैं। चलिए हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले कि कौन कौन से महाद्वीप इससे लगे हुए हैं। सबसे पहली बात करें तो यूरोप महाद्वीप से यदि पूर्व की दिशा की बात करें तो यहां पर एशिया महाद्वीप लगा हुआ है। कौन सा महाद्वीप लगा हुआ है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप यूराल पर्वत से अलग होता है। किससे होता है? यूराल पर्वत। फिर यहां से कैस्पियन सागर आ जाएगा, फिर यहां से काला सागर आ जाएगा, और काला सागर से होते हुए यहां पर भूमध्य सागर आ जाएगा। ठीक है, ये तुर्की वाला कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? ये एशिया से यूरोप को अलग करती हैं। तो इसके पूर्व में कौन सा महाद्वीप लगा हुआ है? एशिया महाद्वीप लगा हुआ है। अब यदि हम इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यहां पर भूमध्य सागर है, जिसे इंग्लिश में या अंग्रेजी में मेडिटेरियन सी कहा जाता है। उसके दक्षिण में यहां पर जो महाद्वीप आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यदि देशों की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां पर देशों की संख्या 54 होती है। क्लियर है? तो दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? तो दक्षिण में है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि एक जलसंधि है। यहां पर कौन सी जलसंधि? जिब्राल्टर जलसंधि। इसके द्वारा यूरोप से अलग होता है। क्लियर हुआ? तो महाद्वीपों में हमने देखा कि यूरोप महाद्वीप से कौन कौन से महाद्वीप लगे हैं। तो पूर्व में एशिया महाद्वीप लगा हुआ है और दक्षिण में कौन सा लगा है? अफ्रीका महाद्वीप लगा हुआ है। अब यदि हम महासागरों की बात करें कि इससे कौन कौन से महासागर लगे हैं, तो इससे मुख्यतः दो महासागर लगे हुए हैं। कौन कौन से महासागर? एक यहां पर अटलांटिक महासागर आ जाएगा। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में आ जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो महासागरों की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में दो महासागर लगे हुए हैं। यदि पश्चिम की बात करें तो वहां पर अटलांटिक महासागर लगा हुआ है, और उत्तर की बात करें तो यहां पर आर्कटिक महासागर लगा हुआ है। अब यदि हम सागर की बात करें, झीलों की बात करें या खाड़ियों की बात करें कि यहां पर कौन कौन सी खाड़ी हैं, कौन कौन से सागर हैं, तो उनका अध्ययन देखते हैं। तो यहां पर ये जो आपको दिख रही है ये बोथनिया की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी। और बोथनिया की खाड़ी के नीचे यहां पर एक जो आपको सागर दिख रहा है इसे कहते हैं बाल्टिक सागर। क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर। तो ये हो गई आपकी बोथनिया की खाड़ी और ये हो गया आपका बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के पश्चिम की ओर चलते हैं तो यहां पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसे कहते हैं हम उत्तरीय सागर, नॉर्थ सी। क्या कहा जाता है इसको? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर के यहां पर ये जो आपको द्वीप दिख रहा है इस द्वीप को बोला जाता है ब्रिटिश आइलैंड। पूरे द्वीप को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश आइलैंड। ब्रिटिश आइलैंड की कुछ विशेषताएं हैं। इसे कभी इंग्लैंड कहा जाता है, तो कभी यूके कहा जाता है, तो कभी ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, तो कभी ब्रिटिश आइलैंड कहा जाता है। वो हम अभी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसे अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है और कब कब जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा था उत्तरीय सागर। उत्तरीय सागर के बाद यहां पर ये कौन सा था आपका? ब्रिटिश आइलैंड था। और ब्रिटिश आइलैंड के नीचे देखते हैं ये, इसको कहते हैं हम इंग्लिश चैनल। क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहां पर ये जो आपको खाड़ी दिख रही है इस खाड़ी को कहते हैं हम बिस्के की खाड़ी। क्या कहते हैं? बिस्के की खाड़ी। यहां पर जो आइलैंड है ब्रिटिश आइलैंड, उसके अंतर्गत एक आइलैंड है जिसे बोलते हैं आयरलैंड। क्या बोलते हैं? आयरलैंड। तो यहां पर
इस आइलैंड मतलब जिसे हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में एक सागर है, यहां पर ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं आयरिश सागर। क्या कहा जाता है? आयरिश सागर। क्लियर हुआ? कंफ्यूज मत होना, समझते चलना। यहां पर हमने देखी थी कौन सी खाड़ी थी? बोथनिया की खाड़ी थी। उसके नीचे हम आए थे तो यहां पर हमने देखा था बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से पश्चिम की ओर चलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं डेनमार्क। डेनमार्क के पश्चिम की ओर चलते हैं तो ये कहलाता है उत्तर सागर। उत्तर सागर के यहां पर ये पूरा का पूरा द्वीप कहलाता है ब्रिटिश आइलैंड। ब्रिटिश आइलैंड के नीचे यहां पर है इंग्लिश चैनल और ब्रिटिश आइलैंड में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में क्या पाया जाता है? यहां पर आयरिश सागर पाया जाता है। इससे हम नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर बिस्के की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी। यदि हम पश्चिम की ओर देखते हैं तो यहां पर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। उत्तर की ओर देखा था तो आर्कटिक महासागर था। लेकिन यह जो आपको देश दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं नॉर्वे, और नॉर्वे के ऊपर जो सागर होता है उसे बोलते हैं नॉर्वेजियन सागर। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्वेजियन सागर। क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या देखा? नॉर्वेजियन सागर देख लिया, गल्फ ऑफ बोथनिया देख ली, फिर यहां पर बाल्टिक सागर देखा, यहां पर उत्तरीय सागर, यहां पर कौन सा? इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर और बिस्के की खाड़ी। ये जो आपको द्वीप दिख रहा है इसे बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोला जाता है? आइसलैंड, या इसे मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश। दूसरा, इस पर ज्वालामुखी होने के कारण, किस पर? इस पर ज्वालामुखी होने के कारण इसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसे अग्निद्वीप भी कहा जाता है या मध्यरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है, सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अग्निद्वीप किसे कहा जाता है या फिर मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश और अग्निद्वीप आइसलैंड को कहा जाता है। ध्यान रखना, ये आइसलैंड है और ये आयरलैंड है, नाम में कंफ्यूज मत होना। ये आइसलैंड है, बर्फ का लैंड है। क्लियर है? यहां पर बर्फ ही जमी रहती है, और ये आयरलैंड है। क्लियर हुआ? यहां पर ये जो द्वीप दिख रहा है इसे बोलते हैं ग्रीनलैंड। क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का क्या है? राजनीतिक अधिकार है, और भौगोलिक दृष्टि से यह है यूके के किसके? यूएसए के अंतर्गत आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? हमने क्या अभी उत्तरीय संरचना देखी। थोड़े से हम नीचे की ओर चलते हैं। यहां देखा हमने, यहां पर अटलांटिक महासागर है। और कौन सा अटलांटिक महासागर है? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अटलांटिक महासागर दो भागों में बटा हुआ है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है इसे दो बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो जो उत्तर की ओर है उसे कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और यहां पर कौन सा महासागर होगा? तो यहां पर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। दक्षिण की ओर चलते हैं तो यहां पर यह जो आपको सागर दिख रहा है पूरा का पूरा, इसे बोला जाता है भूमध्य सागर। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर। और यहां पर एक जलसंधि है जिसे कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि, जिसे पिलर्स ऑफ हरक्यूलस भी कहा जाता है, तथा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे हमने अफ्रीका, जब महाद्वीप हम पढ़ रहे थे, अफ्रीका महाद्वीप की जब हमने जलसंधियों का अध्ययन किया था तो इसे डिटेल्स में देखा था कि किस किस देश को अलग कर रही थी, किस किस देश को, किस किस सागर या महासागर को आपस में जोड़ रही थी, और यहां तक कि इसे किस किस नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी जिब्राल्टर जलसंधि। यहां की ओर आते हैं थोड़ा सा, तो ये जो आपको दो द्वीप दिख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? ये ऊपर का द्वीप जो है इसे कोर्सिका कहते हैं, और नीचे का द्वीप है इसे सार्डिना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्सिका और सार्डिना कहते हैं। यहां पर जो खाड़ी है उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ लियोन, अर्थात लियोन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ लियोन, अर्थात लियोन की खाड़ी। यहां पर जो द्वीप है, ऊपर का द्वीप कोर्सिका कहलाता है और यह कहलाता है सार्डिना। क्या कहलाता है? सार्डिना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर ले। हाँ, तो ये क्या हो गया था? अपना कोर्सिका हो गया था, ये सार्डिना हो गया था, और यहां पर हो गई थी लियोन की खाड़ी। क्या हो गई थी? लियोन की खाड़ी। यहां पर आते हैं तो यहां पर ये जो आपको सागर दिख रहा है इसे बोलते हैं एड्रियाटिक सागर। क्या बोलते हैं? टेहरियन सागर। इसे क्या बोलते हैं हम? टेहरियन सागर। और टेहरियन सागर के उत्तर में ये जो आपको देश दिख रहा है इसे बोलते हैं इटली।
क्या बोला जाता है? इटली या यूरोप का भारत भी कहा जाता है। और यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसे कहते हैं पो नदी, उसे इटली की गंगा कहा जाता है। क्लियर है? जिस तरीके से भारत कृषि प्रधान देश है, उसी तरीके से इटली भी क्या है? कृषि प्रधान देश है। इटली के ही दक्षिण में उसी का एक द्वीप है जिसे कहा जाता है सिसिली द्वीप। क्या कहा जाता है? सिसिली। तो ये हो गया सिसिली, ये हो गया कोर्सिका, ये हो गया सार्डिना। इसके बाद ये था क्या? इटली। और यहां पर ये जो सागर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं टिहरियन सागर। क्या कहते हैं? टिहरियन सागर। यहां पर जो सागर है इसे बोलते हैं इयोनियन सागर। क्या बोला जाता है? इयोनियन सागर। इयोनियन सागर। क्लियर है? ये सारे सागर, ये सारी खाड़ियां किसके? भूमध्य सागर के अंतर्गत ही आ रही हैं। ये ध्यान रखना, ये जो पूरा क्षेत्र है वो भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर में छोटे छोटे से कुछ सागर हैं, उनको हम देख रहे हैं। यहां देखी थी हमने गल्फ ऑफ लियोन, यहां पे आए थे 2 द्वीप पड़े थे, एक कोर्सिका था, एक सार्डिना है। यहां पर हमने इटली देश को पढ़ा था जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत भी कृषि प्रधान है और यह भी कृषि प्रधान है। दूसरा, यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसे बोलते हैं पो नदी, और इसे इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भारत में सबसे पवित्र नदी गंगा माना जाता है, इसी तरीके से इटली में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? पो नदी को माना जाता है। क्लियर है? प्रश्न पूछा जाता है कि इटली की गंगा किसे कहते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद हम यहां पर आए थे, हमने यहां पर क्या पढ़ा था? टिहरियन सागर पढ़ा था। टिहरियन सागर के नीचे यहां पर योनियन सागर है, और योनियन सागर के यहां पर ये कौन सा हो जाएगा? एड्रियाटिक सागर है। यहां पर कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर है, जो कि इटली के ऊपर है। क्लियर हुए ये सागर? आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां से चलते हैं तो यहां पर एक सागर आता है जिसे बोला जाता है एंजिन सागर। इसे क्या कहा जाता है? एंजिन सागर। इसका नाम है एंजिन सागर। ये आपको ध्यान रखना है। एंजिन सागर के उत्तर में चलते ही छोटा सा आपको जो सागर दिख रहा है इसे बोलते हैं मरमरा सागर। क्या बोला जाता है? मरमरा सागर। ये ध्यान रखना है। और मरमरा सागर के उत्तर में यहां पर है काला सागर। कौन सा सागर है? काला सागर। तो इतने सागर हैं, इतनी खाड़ियां हैं जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने यहां पर देखा था, यहां पर क्या थी? बोथनिया की खाड़ी थी। नीचे की ओर आए थे, 1 मिनट साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं यहां पर क्या था? बोथनिया की खाड़ी थी। यहां पर बाल्टिक सागर था। यहां पर ये डेनमार्क प्रायद्वीप है। यहां पर उत्तरीय सागर था। यहां पर क्या था? इंग्लिश चैनल। यहां पर आयरिश सागर था। यहां पर क्या हो गया? ये बिस्के की खाड़ी हो गई। उत्तर की ओर चलते हैं तो ये कहलाता है नॉर्वेजियन सागर। और उत्तर में बात करें तो वहां पर आता है आर्कटिक सागर। पश्चिम की ओर आते हैं तो ये आइसलैंड है, और आइसलैंड को मध्यरात्रि का देश या मध्यरात्रि के सूर्य का देश या अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में हमने देखा था ग्रीनलैंड, जिस पर राजनीतिक किसका अधिकार था? डेनमार्क का अधिकार था, और जो भौगोलिक दृष्टि से यूएसए के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? नीचे की ओर आए, यहां पर कौन सा था? उत्तरी अटलांटिक महासागर था। कौन सा महासागर था? उत्तरीय अटलांटिक महासागर। यहां की ओर आते हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ रहा था? मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर के अंतर्गत आ रहा था। यहां पर हमने देखा था लियोन की खाड़ी। लियोन की खाड़ी के यहां पर 2 द्वीप देखे थे, इसको कोर्सिका कहते हैं, इसे सार्डिना कहते हैं। इसके बाद यहां पर एक सागर पड़ा था जिसे बोलते हैं टिहरियन सागर। टिहरियन सागर के नीचे यहां पर आयोनियन सागर था, और इयोनियन सागर के ऊपर यहां पर क्या था? एड्रियाटिक सागर। और एड्रियाटिक सागर और टिहरियन सागर के बीच में एक देश था जिसे इटली कहा गया था, जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भी क्या है? कृषि प्रधान है भारत के समान, और इसी का एक द्वीप है जिसे क्या कहा जाता है? सिसिली। थोड़े से और पश्चिम की ओर आते हैं और यहां पर हमने देखा था एंजिन सागर, यहां पर मरमरा सागर, और यहां पर काला सागर। अब इतने सारे सागर हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जल संधि इन्हें अवश्य जोड़ रही होगी। तो क्लियर है? अब हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आने वाली जल संधियों को। उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि इसे अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है और कब जाना जाता है। देखते हैं हम, जो ब्रिटिश आयरलैंड है या ब्रिटिश आइलैंड है, इसे अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। एक नाम आता है इंग्लैंड। क्या आता है? इंग्लैंड। वो क्या है? देश है। यहां का एक छोटा सा पार्ट है, उसका नाम क्या है? इंग्लैंड। एक शब्द आता है लंदन। क्या आता है? लंदन। वह इंग्लैंड की राजधानी है। क्या है? राजधानी। ये देखिए आपको दिख रहा है लंदन। अब एक शब्द आता है आपका क्या? लंदन हो गया,
और क्या हो गया आपका, इंग्लैंड आ गया। इसके बाद शब्द आता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्या आता है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत यहां पर इंग्लैंड भी आता है, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड आता है। 3 देशों को शामिल किया जाता है किसके अंतर्गत, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत। क्लियर है, कौन कौन से हो जाएंगे आपके, यहां पर हो जाएगा इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अब एक शब्द आता है यूके। क्या आता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ये जो आपका ब्रिटिश इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, इसके साथ साथ उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल किया जाता है। एक शब्द आता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और लंदन को शामिल किया जाता है, इंग्लैंड को शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रिटिश आइलैंड कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ जलसंधियों को कि यूरोप के अंतर्गत हमें कौन कौन सी जलसंधियों का अध्ययन करना होता है, आखिर ये जलसंधियां किस किस महासागर को या किस किस सागर को आपस में जोड़ रही हैं तथा किस किस देश को या किस किस महाद्वीप को आपस से अलग कर रही हैं। क्लियर हुआ। पहले देखते हैं हम, यहां पर एक नहर है जो कि जर्मनी में स्थित है, उसे कहते हैं कील नहर। क्या कहा जाता है, कील नहर। कील नहर की बात करें कि यह किस किस सागर को जो आपस में जोड़ता है, तो यहां पर हमने पढ़ा था ये जो क्षेत्र था इसे कहते हैं बाल्टिक सागर और ये जो क्षेत्र था इसे कहते हैं हम उत्तरीय सागर। प्रश्न आता है कि कील नहर कहां पर स्थित है। अब शब्द ध्यान रखना, यहां पर नहर उपयोग किया गया है ना कि जलसंधि। क्यों, क्योंकि यह मानवकृत है, मानव के द्वारा निर्मित है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह जलसंधियां जो कि प्रकृति निर्मित होती हैं या वह जल के सकरे क्षेत्र जो प्रकृति निर्मित होते हैं उन्हें जलसंधियां कहा जाता है और जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें नहर कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो यहां पर कील नहर है, कील नहर किस किस को जोड़ रहा है, तो कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। और कहां पर स्थित है, तो यह जर्मनी में स्थित है। कहां पर है, जर्मनी में स्थित है। दूसरी जलसंधि की बात करते हैं, तो दूसरी जलसंधि है यहां पर, उसे बोलते हैं डोवर जलसंधि। क्या बोला जाता है, डोवर जलसंधि। और जो डोवर जलसंधि है वह उत्तरीय सागर को, और यहां पर मैंने बताया था कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल है, तो उत्तरीय सागर को इंग्लिश चैनल में आपस में जोड़ती है। अलग किस किस को करती है, तो यह इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। किससे अलग कर रही है, तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। कौन सी जलसंधि, डोवर जलसंधि। ध्यान रखना ये डोवर है ना कि डेविस। कौन सी जलसंधि है, डोवर जलसंधि। क्योंकि हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक डेविस जलसंधि में और एक डोवर जलसंधि में। डेविस जलसंधि हमने उत्तर अमेरिका के तहत पढ़ी थी, क्लियर है। और ये डोवर जलसंधि जो है जो कि हम यूरोप के अंतर्गत पढ़ते हैं, किस किस को जोड़ रही है, तो ये इंग्लिश चैनल को किससे, उत्तरीय सागर से जोड़ती है। और अलग किस किस को करती है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। क्लियर हुआ। यहां पर एक जलसंधि है जिसे बोला जाता है सेंट जॉर्ज जलसंधि। क्या बोला जाता है, सेंट जॉर्ज जलसंधि। जो सेंट जॉर्ज जलसंधि है वो किस किस को जोड़ेगी, तो यहां पर हमने पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा था, अटलांटिक महासागर। और यहां पर कौन सा था, ये आयरिश सागर। तो आयरिश सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन सी, सेंट जॉर्ज जलसंधि। अलग किस किस को करती है, तो अलग किसको करेगी, ये ग्रेट ब्रिटेन। ये जो हिस्सा कहलाता है वो ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन को आयरलैंड से अलग करती है। किससे, कौन से आयरलैंड को, दक्षिणी आयरलैंड से अलग करती है। क्लियर हुई। अब इसके बाद करते हैं एक चैनल और है यहां से, उसको बोलते हैं नॉर्थ चैनल। और जो नॉर्थ चैनल है वो भी किस किस को, आयरलैंड को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और आयरलैंड को किससे अलग करता है, आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। क्लियर हुआ। इसके बाद यहां पर एक जलसंधि है जिसे बोला जाता है डेनमार्क जलसंधि। क्या बोला जाता है, डेनमार्क की जलसंधि। अब इसका नाम डेनमार्क की जलसंधि इसलिए रखा गया है क्योंकि यह ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है और ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। इसलिए इस जलसंधि को क्या कहा जाता है, डेनमार्क की जलसंधि कहा जाता है। यह बात ध्यान रखना, गांठ में बांध लेना कि डेनमार्क देश तो यहां पर है लेकिन जलसंधि कहां पर, यहां पर, वरना आप यूरोप में यहां पर समझने लगो। क्लियर है। तो कहां पर हो गया, ये
यहां पर जल संधि हो गई कौन सी, डेनमार्क की। किस किस के मध्य है, तो यह है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य है। किस किस को जोड़ती है, तो बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को, यहां पर कौन सा महासागर था, आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। क्लियर हुआ। तो ये हमने जल संधियां पढ़ी। आगे की ओर चलते हैं। यहां पर एक हमने जल संधि पढ़ी थी जिसे जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता था, जिसका नाम था पिलर्स ऑफ हरक्यूलस तथा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और अलग किस किस को कर रही थी, यूरोप के देश स्पेन को किससे, अफ्रीका के देश मोरक्को से अलग कर रही थी। यदि हम बड़े शब्दों की बात करें या बड़े लेवल की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमने दो द्वीप देखे हैं, एक कोर्सिका और एक सार्डिना। सार्डिना और कोर्सिका के बीच में बॉनफेसियो की जल संधि है। कौन सी जल संधि है, बॉनफेसियो की जल संधि। कौन सी है, बॉनफेसियो की जल संधि। और बॉनफेसियो की जल संधि किस किस को आपस में जोड़ेगी और किस किस को अलग करेगी, तो अलग तो आपको दिख रहा है कि कोर्सिका को सार्डिना से अलग करती है। जोड़ेगी किसे, यहां पर मैंने एक आपको सागर पढ़ाया था जिसे बोला गया था टेहरियन सागर, और यहां पर पूरा का पूरा क्या है, आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है ये। तो भूमध्य सागर को टेहरियन सागर से जोड़ती है तथा कोर्सिका को सार्डिना से अलग करती है। क्लियर है। इसके बाद बॉनफेसियो की जल संधि के बाद एक जल संधि है जिसे बोला जाता है मेसिना की जल संधि। किस क्या बोला जाता है, मेसिना की जल संधि। मेसिना की जो जल संधि है वो आखिर किस किस को आपस में जोड़ेगी, मेसिना। जो मेसिना की जल संधि है वो है, यहां पर सागर कौन सा था, टेहरियन, और यहां पर सागर कौन सा है, आयोनियन या इयोनियन सागर है। तो ये टेहरियन सागर को इयोनियन सागर से जोड़ती है और इटली को, उसी का जो द्वीप है जिसे कहा जाता है सिसिली, तो इटली को सिसिली से क्या करती है, अलग करती है। ये आपको ध्यान रखना है। जल संधि कौन सी है, मेसिना की जल संधि। और मेसिना की जल संधि टेहरियन सागर को, एड्रियाटिक सागर को, टेहरियन सागर को किससे जोड़ रही है, यहां पे इयोनियन सागर से जोड़ रही है। क्लियर है। यहां पर एक सागर था जिसे बोला जाता है एड्रियाटिक सागर, और एड्रियाटिक सागर को इयोनियन सागर से जोड़ने के लिए एक जल संधि है जिसे कहा जाता है ओरंटो की जल संधि। क्या कहा जाता है, ओरंटो की जल संधि। ओरंटो जल संधि कहा जाता है। तो ओरंटो की जल संधि किस किस को जोड़ेगी, तो एड्रियाटिक सागर को किससे जोड़ेगी, इयोनियन सागर से जोड़ती है तथा इटली को, अल्बानिया, ये जो देश है वो अल्बानिया है, तो इटली को अल्बानिया से अलग करती है। क्लियर हुआ। ये आपको ध्यान रखना है कि ओरंटो की जल संधि किस किस को जोड़ रही है और किस किस को अलग कर रही है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे हमने एक सागर का नाम पढ़ा था जिसे बोला गया था एंजिन सागर। क्या कहा गया था, इंजन वाला सागर, अर्थात एंजिन सागर। और यहां पर एक हमने पढ़ा था जिसे कहा गया था मरमरा सागर, और यह जो सागर था वो काला सागर था। तो इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए भी कुछ जल संधियां होंगी, वो जल संधियां भी देख लेते हैं। तो एक जल संधि है जिसे बोला जाता है डार्डेन लीच की जल संधि। कौन सी जल संधि, डार्डेन लीच की जल संधि। इसे बोला जाता है डार्डेन लीच की जल संधि। तो डार्डेन लीच की जल संधि मरमरा सागर को, किसको, मरमरा सागर को एंजिन सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, मरमरा को एंजिन सागर से जोड़ती है और ग्रीस को तुर्की से अलग करती है। ध्यान रखना यहां पे थोड़ा सा पार्ट तुर्की का भी है जो कि यूरोप के अंतर्गत आ जाता है, और थोड़ा पार्ट जो है एशिया के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर हुआ। तो यहां पर कौन सी जल संधि थी, डार्डेन लीच की जल संधि थी। इसके बाद एक जल संधि है, इसे बोला जाता है बास्फोरस की जल संधि, और बास्फोरस की जल संधि किस किस को जोड़ेगी, मरमरा सागर को काले सागर से जोड़ती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। और तुर्की को तुर्की से ही अलग करती है, तुर्की के बीच में ही है। तो ये आपको याद रखनी है जल संधियां। इसके अंतर्गत 11 जल संधियां हैं जिन्हें पढ़ना पड़ता है, याद करना होता है, और ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह जल संधियां किस किस सागर को आपस में जोड़ती हैं और किस किस को आपस से अलग करती हैं। क्लियर हुआ। तो यह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कुछ जल संधियां थी जिनका हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, इन सभी का समग्र अध्ययन करेंगे। ये भी देखेंगे ये नदियां कहां से निकली हैं, कहां जाकर गिर रही हैं, इनकी विशेषता क्या है। क्लियर है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।